Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 9th, Nazis and the rise of Hitler. Till now, in the previous video, I discussed about the Weimar Republic, how the people criticizing its policies, and how he was not able to build its strength in the economic depression. We also saw that how the USA tried to help Germany by giving the short-term loans. लेकिन खुद उसके ही मार्केट क्रैश हो गया था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज लोगों ने डर की वजह से अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी खुद नेशनल इनकम आधी रह गई थी। बात यही आई थी, क्या अब वो मदद कर पाएगा? क्या वो मदद कर पाएगा? नहीं करेगा। तो जर्मनी के साथ क्या होगा, चलिए अब इससे देखते हैं थोड़ा सा। जर्मनी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी वाज द वर्स्ट हिट इन 1932। सबसे बुरी कंडीशन हो गई थी 1929 में, जब अमेरिका ने उसकी हेल्प करना बंद कर दिया था एक तरीके से। तो उसका जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रीज का जर्मनी का, वो 40% तक कम हो गया था, 40% तक। और इसके साथ साथ उसने, जब उसके यहाँ पे इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही है, काम हो गया है, दैट मीन्स वो अपने यहाँ से वर्कर्स को बाहर निकाल रहे थे। कई सारे वर्कर्स को जॉब से बाहर निकाल दिया गया। और आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जर्मनी की, उस पॉपुलेशन में से भी 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। अनएम्प्लॉयड। और ज़रा उस कंडीशन को ज़रा मैं बड़े भयानक कंडीशन से मैच करवाएंगे। ये कंडीशन हो चुकी थी कि वहाँ पर जो यूथ थी, अब वो इतनी ज़्यादा लाचार हो चुकी थी कि वो अपने गले में एक प्ले कार्ड लटका के घूमते थे, और जिस पे लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, कोई भी काम। ये खाली बैठे रहते थे, कार्ड्स खेलते रहते थे, स्ट्रीट कॉर्नर्स पे बैठे रहते थे, या अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने लाइन लगाए रहते थे कि कहीं ना कहीं हमें काम मिल ही जाए। नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से कई सारे यूथ ने तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करना भी शुरू कर दिया था। कुछ था ही नहीं उनके पास, किसी के पास भी यहाँ पर। चलो ये छोड़िए, अब मैं एक चीज से समझाता हूँ। सपोज कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है, नॉट अपर मिडिल क्लास है, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, एक अच्छी जॉब करती है, इज अर्निंग पर्सन एंड अर्निंग नियर 50,000 रुपीज पर मंथ। इसके हिसाब से तो सही है आज की जनरेशन के हिसाब से। अब वो अपनी इनकम थोड़ी थोड़ी बचाते हैं, सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए। मान लीजिए अब वो 60 ईयर्स के हो गए और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपीस बना लीजिए, उन्होंने सेविंग कर ली। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और देश के $1 की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो जरा सोचिए उनके 50 लाख रुपए जो है ना, वो $1 नहीं खरीद सकते। ऐसा ही जर्मनी में हुआ था। जो मिडिल क्लास थे, उनकी सेविंग्स जो थी डिमिनिश हो चुकी थी, और उन्हें एक बात का और डर सता रहा था। जब कोई भी पर्सन हो, वो नहीं चाहता कि हम एक वर्कर की लाइफ में जाके रहें, कोई नहीं चाहता कि हम अनएम्प्लॉयड हो जाएं, और यही डर उन्हें सता रहा था कि अब हमारी भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि हम भी वर्कर क्लास में आ जाएंगे या अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उन्हें डर सता रहा था। सही बात है, कुछ नहीं था उनके पास, जॉब भी नहीं थी। अब केवल वही वर्कर जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे, वो अपने आप को थोड़ा बचा पाए। लेकिन ज्यादा तादाद वर्कर होने की वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर भी चली गई थी, वो भी मोल भाव नहीं कर पाते थे। जितना मिल रहा है उतने में ही काम कर लो, ऐसा चल रहा था जर्मनी के अंदर। और बुरी कंडीशन तो सुनना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो भी बर्बाद हो गए थे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि जो मदर्स थी वो अपने बच्चों के पेट नहीं भर पाती थी।
फार्मर्स की सारी फसलें खराब खराब होने का मतलब उन्हें उसके पैसे नहीं मिल पाए। उन्होंने लगाए मान लीजिए 50,000 अपनी फसलों में और 50 रुपए बिक रही है फसल। क्या मतलब होगा इसका? ये थी सबसे बड़ी परेशानी। ये चल रहा था जर्मनी के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में कोई एक ऐसा आएगा ना जो उन्हें बचाएगा। लेकिन उससे पहले अब थोड़ा यहां ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है वो वीमर रिपब्लिक की कमियां बताएगी आपको। वीमर रिपब्लिक को अब तक मैंने कोई कमी नहीं बताई आपको। मैंने केवल यही बताया था कि वीमर रिपब्लिक हैड टू फेस द सिन ऑफ द लास्ट एम्पायर और द प्रीवियस एम्पायर्स। उसका पापों का सामना करना पड़ रहा था वीमर रिपब्लिक को, ये बताया था। लेकिन चलिए, वीमर रिपब्लिक भी ऐसा नहीं था कोई कमी ना हो, कमियां थी वीमर रिपब्लिक में। चलिए हम वही कमियां पढ़ते हैं थोड़ा सा। वीमर रिपब्लिक में 3 सबसे बड़ी कमी थी। 3 सबसे पहली कमी थी वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इस लॉ के तहत वहां पॉसिबल ही नहीं हो पाता था कि एक पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सके। और जब एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाती है, एक धागे में ज्यादा गांठें होती हैं, तो वो धागा कमजोर होता है। इसी वजह से वो गवर्नमेंट टिक नहीं पाती थी ज्यादा। इसके साथ साथ जो दूसरी कमी थी वो थी आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो था उसके तहत वहां का जो प्रेसिडेंट था जब चाहे तब अपनी पावर का मिसयूज करता था। और आर्टिकल 48 का यूज करने का मतलब ये हो गया कि जनता की सारी राइट्स छिल ली जाएंगी और प्रेसिडेंट राइट्स चलेंगी। जो प्रेसिडेंट चाहेगा वही होगा। और वहां का प्रेसिडेंट आमतौर पर यह काम करता रहता था। हमारे देश में भी ऐसी बात नहीं है, आर्टिकल 48 हमारे देश में भी है, लेकिन उसे लागू कब किया था? जब इमरजेंसी होती है। जब हमारे देश में कोई गवर्नमेंट नहीं होती कहीं पर, या किसी एरिया में कोई एमपी या किसी एमएलए की डेथ हुई, वहां कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति अपना शासन लगा दे, प्रेसिडेंट रूल। तो वहां पर प्रेसिडेंट की नियम चलेंगे, आर्मी के लॉ चलते हैं। लेकिन ये कभी कभार होता है जब इमरजेंसी होती है। वहां तो आए दिन जनता के अधिकारों को छीन लिया जाता था। ये उसकी थी दूसरी सबसे बड़ी कमी। और तीसरी कमी थी कि उसकी कैबिनेट जो थी स्टेबल नहीं थी। कैबिनेट, ये समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना देश में, वो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की वजह से चल रहा है। और उसकी कैबिनेट स्टेबल नहीं थी। और एक एवरेज निकाला गया था उसकी कैबिनेट का, तो 239 डेज आया था, केवल 239 डेज। उसकी कोई भी कैबिनेट इससे ज्यादा दिन नहीं चली थी। और समझ लो 20 बार उसकी कैबिनेट बदली गई थी इस एवरेज के हिसाब से। 20 टाइम्स उसकी कैबिनेट बदली गई थी, मतलब उसकी कैबिनेट ही स्टेबल नहीं थी। ये 3 कमियां थी: प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिकल 48 एंड अनस्टेबल कैबिनेट। तो इस बीमार रिपब्लिक, बीमार मैंने शब्द यूज किया है, उसे बीमार बताया जाता था यहां पर, या फिर इन्फेंट थी, वो बच्ची थी सबके सामने। इसी वजह से कोई और आएगा, और कौन आएगा शायद उसे आप जानते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हिटलर राइज टू द पावर। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या है, देखो, देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और हिटलर जिस बैकग्राउंड से आया था वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। हिटलर का यूथ जो है गरीबी में बीता था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो उस समय वो आर्मी में उसने काम किया था, वो आर्मी में आया था। और उसने सबसे पहले वहां पर एक मैसेंजर का रोल प्ले किया था बॉर्डर्स पे। मैसेंजर जो मैसेज को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं वो। उसके बाद वो कॉर्पोरल बना, और कॉर्पोरल बनने के बाद उसने बहुत सारे अवार्ड जीते अपनी ब्रेवरी के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर हार गए थे। और इससे और ज्यादा बुरी बात हिटलर के लिए ये हुई थी कि वर्सलिस ट्रीटी में जो सब छीन लिया गया था जर्मनी से, इससे वो आग बबूला हो गया था हिटलर। वो बदला लेना चाहता था, बदला। इसीलिए 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसने अपने देश के एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, जर्मन्स वर्कर पार्टी। एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन करी थी, और देखते ही देखते उसने उस पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसका नाम रख दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन्स वर्कर पार्टी। शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। हम छलांग मार के माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते हैं। यही शुरुआत करी थी पहले कदम से। देखिए कहां था हिटलर, बिल्कुल छोटे से पे, एक छोटी सी पार्टी, एक छोटा सा मेंबर। उसके बाद उसने पार्टी को ले लिया, चलो ले भी लिया, उसका हेड बन गया। तो क्या देश को चलाना, पूरी दुनिया पर अपना खौफ फैलाना कोई ऐसी बात थोड़ी थी?
चलिए देखते हैं उसकी कहानी में आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हिटलर आ गया। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि मैं बवारिया पे कंट्रोल करूंगा, अटैक करते हैं। गया भी, अटैक भी किया, लेकिन वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद उसके ऊपर ट्रेजन का, देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन जल्दी से छोड़ दिया गया, छूट गया। उसके बाद नाजीज ने जनता का सपोर्ट जीतना चाहा था, जनता का, लेकिन नाजीज जो थे वो जनता का सपोर्ट तब तक नहीं जीत पाए जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं हो गई थी। And that economic condition was crippled in 1929 when the American Wall Street Exchange collapsed. तब ज्यादा बुरी कंडीशन हुई थी, और जैसे आपने देखा ही था कि सबकी नौकरियां, बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, बर्बाद हो गए थे, लोगों के मन में डर बैठ गया था। इस सिचुएशन को नाजीज ने अपना मुद्दा बनाया था और लोगों के फ्यूचर के बारे में बात करी थी। लोगों के फ्यूचर के बारे में कहा था, क्या कहा था वो भी देखेंगे। लेकिन जरा देखना 1929 में जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन 1928 में इलेक्शंस जो हुए थे उसमें केवल 2.6% वोट मिले थे नाजी पार्टी को, केवल 2.6%। और 1932 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 37% वोट मिले थे। अब आपको 37% भी कौन से ज्यादा होते हैं, तो कौन से सारे वोटर्स वोट डाल देते हैं, जितनों ने डाला उसमें से टोटल वोटर में से 37 एक पार्टी को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और इससे हिटलर देश की सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर था। मेंबर क्या था, हेड था। अब आप कहोगे कि उसने ऐसा किया क्यों, किया कैसे, आखिर उसने लोगों को अपने कंट्रोल में लिया कैसे। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, उसने इतना बुरा किया, लेकिन जनता को अपनी तरफ खींच पाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया उसने। तो सबसे पहले जब हिटलर आया ना, या हिटलर आया नहीं, बात करते हैं नाजीज के वो तरीके जिससे उसने जनता का दिल जीता था, जनता का दिल जीता था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, किसी इंसान के सर में दर्द हो रहा हो और आप उससे अपनी कोई बात मनवाने जाना चाहते हो, और आप उससे मत बताओ पहले कि मुझे आपसे कोई बात मनवानी है, उसके पास जाओ। अगर आप उसका सर दबाना शुरू कर देंगे ना तो बड़ा खुश हो जाएगा आपसे, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया, बता तुझे क्या है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो बस बता दो अपनी परेशानी, आपका काम पूरा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हिटलर था। हिटलर ने यहां के लोगों में उनका फ्यूचर दिखाया, लोगों को उनका फ्यूचर दिखाया। देखो, एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर विद पैशन, एक होता है बोलने वाला, एक होता है पैशन के साथ बोलने वाला। एक होता है जो आपको बताएगा क्या होगा, एक होता है जो आपको दिखाएगा क्या होगा। हिटलर दूसरा वाला था, वो दिखाता था कि क्या होगा, बताता नहीं था वो। जैसे कि आप जानते हैं कि देश बहुत बुरी कंडीशन में था, सब उसे छीन लिया गया था, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक ऐसा मजबूत देश बनाऊंगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। जो भी अन्याय हमारे साथ उस वर्सलीज ट्रीटी में हुआ है, मैं उससे फिर से सही करके दिखाऊंगा। मैं जर्मन पीपुल्स का सम्मान वापस लाके दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं अपने देश के बेरोजगार लोगों से कि उन्हें काम दिलवाऊंगा, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दूंगा। आई विल गिव देम अ सिक्योर फ्यूचर बाय गिविंग देम अ जॉब। मैं आपसे बात करता हूं कि जितने भी विदेशी ताकतें हमारे देश में बैठकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है ना, मैं सबको देश से बाहर निकालूंगा। मैं आप लोगों से बातें करता हूं। ये उसके पैशनेट वर्ड्स थे, वो बड़ा पैशनेट होके बोलता था, जनता को उसकी बातों से बिलीव होता था, बिलीव होता था। और साथ के साथ उसके जो तौर तरीके थे, जो उसकी परंपराएं थी, वो और भी ज्यादा अच्छी थी। दे बिलीव्ड इन मास पार्टिसिपेशन, ज्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन में बिलीव करते थे। और नाजीज के कुछ रिचुअल्स थे, ये स्वास्तिक फ्लैग को यूज करते थे, रेड कलर विद स्वास्तिक साइन बिटवीन इट, स्वास्तिक साइन जो हमारे आज हिंदुओं में ज्यादा पॉपुलर होता है, इस चीज का ज्यादा यूज किया जाता था। इसके साथ साथ जब हिटलर अपनी स्पीच खत्म करता था तो फिर क्लैपिंग होती थी। आप जरा खुद सोच रहा कि मान लीजिए 2 स्पीकर आने वाले हैं, एक स्पीकर आया, एक ग्राउंड बैठा है, मुश्किल से 100 to 200 पीपल्स है,
और दूसरा स्पीकर आया, भले ही बसें भर भर के बाहर से भेजे गए पीपल, पूरा एरिया भर गया है, ग्राउंड नहीं ग्राउंड के आसपास के सारे एरिया भर गए, लोग चढ़ चढ़ के देख रहे हैं छतों पर। तो भले ही वो इंसान जीते ना जीते, लेकिन लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि इसका सपोर्ट बहुत है भाई, इसे कौन हरा सकता है, और ना चाहते हुए वो लोग उसे वोट दे देते हैं। यही हिटलर करता था, यही नाजीज करते थे, वो इस तरीके से दिखाते थे हिटलर की पावर को। आप जरा बुक्स में उसके फोटो देखना, भीड़ की भीड़ होगी, और फिर उसके बाद जब अप्लॉज होते थे ना, तो सब उसके सपोर्ट को देखते रह जाते थे। नाउ दे ट्रीट हिटलर एज द मसीहा, एक एक तरीके से सेवियर मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि हिटलर ही वो इंसान है जो हमें हमारे दुखों से बाहर निकालने आया है। वो उसकी इमेज को ऐसे देखने लगे थे, वो लोग जिनकी प्राइड टूट चुका था, वो उसे एक मसीहा के तौर पे देखते थे, और उन्हें लगने लगा था कि शायद यही वो इंसान है जो हमारे देश की पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें बाहर निकाल सकता है। निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा बाहर, लेकिन क्या क्या निकालेगा, किस किस को निकालेगा, ये जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना पढ़िए, ध्यान से समझिए। टिल देन, गुड बाय।